बाटा कंपनी है वो 1 नंबर का भी जूता बनाती है, 2 नंबर का भी बनाती है, 9 का भी बनाती है, 10 का भी बनाती है। अब जो गुड़गांव के बिल्डर हैं, इन्होंने पिछले 2-3 साल में बोला कि भाई हम तो सिर्फ 9 और 10 नंबर का जूता बनाएंगे आपके रिकॉर्डेड साथ। तो सर सब है। आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप सटीक डॉक्टर हो। ये सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत ज्यादा मिसमैच है मैम। 5 करोड़ प्लस के अपार्टमेंट लॉन्च हो गए हैं, उतने शायद 10 साल में लॉन्च होने चाहिए थे। बिल्डर सिर्फ घर बना रहा है दिल्ली के अमीर लोगों के लिए। आप 1800 फुट का अपार्टमेंट 3 बेडरूम लॉन्च कर दो, आज भी बहुत बायर है। जो आदमी भी बोल रहा है कि भैया तेजी है या मंदी है, आप सैटरडे संडे चले जाओ ना सेल्स गैलरीज, आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्सटेंशन रोड पे 20,000 रुपए स्क्वायर फीट में ग्लास फसाड वाला प्रोजेक्ट आया, अगर वो सोल्ड आउट नहीं हुआ, शोभा जैसे बिल्डर का प्रोजेक्ट अगर 350 में से 200 फ्लैट बिके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैम वो वाला यूफोरिया नहीं है। भैया प्रॉपर्टी खरीदनी है लॉन्ग टाइम के लिए खरीदो, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए रियल एस्टेट है ही नहीं। आजकल तो लोग मानेसर में भी 12-12, 14-14 हजार में लॉन्च कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, आपको और मेरा फेवरेट बिल्डर है। मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है जिसने मेरी जमीन खा ली और मैं उससे नाराज होकर बैठ जाऊं। जिसका काम नहीं हो रहा ना वो मंदी बोलता है, अदरवाइज बाजार में तो बहुत काम है। कि लोग शील्ड करना चाहते हैं। हाँ। लोग चाहते हैं कि आप यार अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोलो। गुड़गांव रियल एस्टेट हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है, और जब बात आ जाती है कि आजकल बाजार डूब रहा है, चाइना का बाजार डाउन है, दुबई का बाजार खत्म हो रहा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि गुड़गांव रियल एस्टेट का क्या होगा। जितने मुंह उतनी बातें, और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आज मैंने इनवाइट किया है अभय रेकी जी को। एंड अभय को इनवाइट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इस रियल एस्टेट के बाज़ार में अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हो या यूट्यूबर की बात करते हो, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एक तरफी बात करते हैं और जो वो सोचते हैं वही आपको बताते हैं। बट मैं अभय को पिछले जब से मैं रियल एस्टेट में हूँ तब से फॉलो कर रही हूँ, देखती हूँ कि कितनी ही बेबाक अंदाज से ये बोल देते हैं बहुत सारी बातें जो कि कहीं कांटे की तरह चुभ भी जाती हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम। एंड इस वीडियो का जो थंबनेल है वो है गुड़गांव रियल एस्टेट का एक्सरे। तो आज हम जानेंगे कि गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, जिस भी कुछ सर आप पिछले 12-13 सालों से गुड़गांव रियल एस्टेट कर रहे हैं। जी 14 साल से। 14 साल तो सर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टाइम होता है। तो प्लीज बताइए सर एक्चुअली में अब ये चल क्या रहा है। मैम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप तो बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे छाए हुए हो और अब यूट्यूब पे भी आ गए हो, तो वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मत देखो, आपने एक्सरे वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया, बिकॉज ना एक्सरे क्या होता है, जब एक्सरे होता है ना तो डॉक्टर या तो आपको सच बता सकता है, हाँ। या आपको थोड़ा सा शुगर कोट करके आपको मतलब ना पूरी बात नहीं भी बताते। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सरे करें आपके साथ। तो सर सब है। आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप सटीक डॉक्टर हो। राइट। तो मैम देखो, मार्केट के बारे में अभी तो देखो सब जानते हैं, 2021 से मार्केट जर्नी स्टार्ट हुई, 3-4 साल मार्केट बहुत बड़ी, और कोई भी फाइनेंशियल एसेट लगातार बढ़ता नहीं रह सकता। तो अभी मार्केट स्टैग्नेशन के फेज में है पिछले 1 साल से, और अभी डिपेंड करता है कि बिल्डर्स आगे क्या अप्रोच रखते हैं और कैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सुपर स्ट्रक्चर्स पे कितने बिल्डर्स को इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। यही सब चीज़ें मार्केट की हेल्थ जो है वो आने टाइम में डिसाइड करेगी। मतलब तो बहुत इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है रियल एस्टेट के लिए। 2026 यस। तो बाकी आप किस एंगल के बारे में पूछना चाहती है? व्हाटएवर मैं ये पूछना चाहती हूँ आप देखो, आपको तो एक तरीके से 1 दशक से भी ऊपर हो गए हैं। मुझे 6 साल हुए हैं, पर जितना समझ पाई हूँ, देख पाई हूँ, उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं, सच बोलूँगा मैं यहाँ पे, मेरे को किसी की ऐसे बटरिंग करने की आदत नहीं है। लोगों ने पसंद करा है तो वो इसीलिए करा है कि बेबाक बोलती हूँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुड़गांव का जो बाजार है वो किसी ना किसी एक मंदी के दौर से तो गुजर रहा है। बाजार स्टेगनेंट है, बिल्डर परेशान है लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर हैं बाजार में लेकिन उनको डर है कि हम लगाएंगे तो फंस नहीं जाएंगे। बहुत सारे ब्रांडेड प्रोजेक्ट आ चुके हैं लेकिन अब वो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। आपको क्या लग रहा है? आप 2014 से बाजार में हैं, उस वक्त भी एक ऐसा दौर आया था जब गुड़गांव रियल एस्टेट या फिर एक पूरा ही रियल एस्टेट जो है वो
मंदी के दौर से गुजरा था। बिल्कुल। तो उस एक्सपीरियंस में और आज के टाइम में आपको क्या लग रहा है, क्या ये बहुत लंबा रहने वाला है? जस्ट बिकॉज अभी कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं कि चाइना का बाजार है, चाइना में अब 20 साल पहले वाले प्राइसेस मिल रहे हैं, दुबई के बाजार में प्रॉब्लम आ गई, जस्ट बिकॉज दुबई को तो बहुत सेफ बोलते थे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत सेफ है, लेकिन जो एक्चुअल है वो सिचुएशन अलग है। राइट। तो इसमें आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस से? मैम देखो, इसको ना हम 2-3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। हम बिल्डर्स की बात कर सकते हैं, हम बायर्स की बात कर सकते हैं, हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मे बी बिल्डर्स के बारे में, और थोड़ा सा मैम जैसे आपने बोला बेबाक बात करते हैं, तो थोड़ा सा देसी भाषा में आपको मैं ये बोलना चाहूँगा मैम, एक्चुअली आज की डेट में हो क्या रहा है कि जैसे मान लो आपकी बाटा कंपनी है, ठीक है, बाटा कंपनी है, वो 1 नंबर का भी जूता बनाती है, 2 नंबर का भी बनाती है, 9 का भी बनाती है, 10 का भी बनाती है। अब जो गुड़गांव के बिल्डर हैं, इन्होंने पिछले 2-3 साल में बोला कि भाई हम तो सिर्फ 9 और 10 नंबर का जूता बनाएंगे, ना 8 नंबर का बनाएंगे, ना 7 नंबर का बनाएंगे, ना 5 नंबर का बनाएंगे। तो मैम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितने भी लोग सड़क पे चल रहे हैं सबको 9 या 10 नंबर का जूता पहनना है, और दूसरे नंबर के भी जूते चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में आज, एक बिल्डर पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ कि बिल्डर को लगा कि अल्ट्रा लग्जरी का ज़माना आया, कोविड के बाद लोगों को बड़े घरों की ज़रूरत महसूस हुई, मार्केट 4-5 साल से शांत थी, उसका भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आना था, तो बिल्डरों ने लग्जरी 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 के नाम पे ना, वही जैसे मैंने बोला, सब लोग 9 और 10 नंबर का ही जूता बनाने लग गए हैं। हाँ। जबकि दूसरे नंबर का जूता पहनने वाले लोग आज की डेट में नंगे पैर घूम रहे हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत ज़्यादा मिसमैच है मैम। गुड़गांव में पिछले 3 साल में जितने 5 करोड़ प्लस के अपार्टमेंट लॉन्च हो गए हैं, उतने शायद 10 साल में लॉन्च होने चाहिए थे, और उतनी शायद पूरे इंडिया में 5 करोड़ के इतने रेजिडेंट नहीं होंगे जितने गुड़गांव में बिक गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भैया इनको कौन खरीदेगा? बिल्डर्स को तो लगता है जी कि मैम एक्चुअली क्या है, बिल्डर ना गुड़गांव में जो काम करता है कॉर्पोरेट में, बिल्डर उसके लिए नहीं घर बना रहा, बिल्डर सिर्फ घर बना रहा है दिल्ली के अमीर लोगों के लिए, जो कोठियों में रहते हैं, जो अल्टीमेटली वहां से उनके बच्चों की गुड़गांव में नौकरी है, तो वो गुड़गांव दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आने वाले हैं। वो सिर्फ पंजाबी बाग वालों के लिए, ग्रेटर कैलाश वालों के लिए, मॉडल टाउन वालों के लिए घर बना रहा है। जो आदमी रोज ट्रैफिक में 2 घंटे फंस के गुड़गांव आ रहा है, उसके लिए घर नहीं बना है। तो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा, जो बिल्डर के पर्सपेक्टिव से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इवन मैं देख पा रही हूँ अभी ऐसे, मुझे आई एम नो वन कि मैं किसी बिल्डर को पॉइंट करूँ, और कहीं ना कहीं एक बिल्डर का जो फाइनेंशियल स्तर होता है, अब मैं उसके सामने कहीं पे हूँ भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी नहीं है बिल्कुल। हाँ, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे गुड़गांव के एक बिल्डर हैं, जैसे कि वो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास के भगवान जाने जाते थे। आम आदमी को अगर घर देने की बात आती थी तो उस बिल्डर का नाम लिया जाता था, लेकिन आज उन्होंने लग्जरी में कदम रख लिया है। तो लग्जरी में तो बहुत सारे ऑलरेडी पहले हैं, वो अपने आप को कौन से एक तो वो दौड़ में शामिल हो गए। यहाँ इन्होंने अपनी जो उनकी अपनी कोर जनता थी, जो मिडिल क्लास था, उनको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना एक अलग दिशा में जा रही हैं। गुड़गांव का जो रियल स्टेट है, अब फिर आपके वाली बात आ जाती है कि लग्जरी की कोई डेफिनेशन नहीं रह गई है। लग्जरी यहाँ पर ट्रम्प भी है, लग्जरी एलिसाब भी है, लग्जरी टोरिनो लंबरगिनी भी है, और लग्जरी अगर एक्चुअली में डेफिनेशन बोले तो कैमेलियास के उदाहरण दिए जाते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप समझ नहीं आ रहा है कि फिर मिडिल क्लास के पीछे कौन है, मिडिल क्लास को कौन देख रहा है? मैम मिडिल क्लास के लिए तो देखो अभी क्या है कि मतलब ना बहुत कम बिल्डर सोच रहे हैं। एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि वो बिल्डर लग्जरी की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि लग्जरी में ना आप एमिनिटीज के नाम पे जितना सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच में लोडिंग जितनी ज़्यादा बढ़ा देते हो ना, उतना आपका मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, आज मेरे को मान लो बिल्डर ने को FSI मिली कि मैं 3 लाख स्क्वायर फीट बना सकता हूँ। अब अगर 3 लाख स्क्वायर फीट में उसको 3000 फुट का अपार्टमेंट बनाना होगा तो वो 100 अपार्टमेंट बनाएगा। अगर उसको 1500 फुट का अपार्टमेंट बनाना पड़ेगा तो उसको 200 अपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, 200 नलके लगाने पड़ेंगे, 200 दरवाजे बनाने पड़ेंगे। तो बिल्डर बेसिकली अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, दैट इज वाई बिल्डर उस डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा क्या है मैम कि ना कहीं जिस तरीके से लैंड के भी प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 5 साल में, वो भी मुझे लगता है कि उनमें भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि शायद कुछ करेक्शन आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आज मैम देखो, बिल्डर की 4-5 हज़ार रुपये उसकी लैंड कॉस्ट हो गई। अब अगर मैं ग्लास फसाड बना रहा हूँ या मैं कोई एक्स्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी बना रहा हूँ, 5,000 मेरी
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई, उसके बाद मेरे को 5 साल ऑफिस भी चलाना है, मेरे को ब्रोकरेजेस भी बांटनी है, ठीक है, मेरे को लोगों को वीकेंड पे खाना भी खिलाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर बिल्डर 20,000 रुपए में बेचेगा तो वो तो 5 साल में 5,000 ही कमा रहा है। तो मैं बिल्डर्स की भी सिचुएशन अच्छे से समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैम मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती क्या है कि भाई आप कर दो ना लॉन्च हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट, आप 1800 फुट का अपार्टमेंट 3 बेडरूम लॉन्च कर दो, आज भी बहुत बायर है। 2 से 2.5 करोड़ रुपए का कोई अच्छा बिल्डर अगर आज भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है मैम, मार्केट में डिमांड की कोई कमी नहीं है, डिमांड की कमी है। 5 करोड़ प्लस में 5 करोड़ के लोग कितने अपार्टमेंट खरीदेंगे, और जिनको 5 करोड़ का खरीदना होता है ना मैम, उनको उनकी डील लिंक्ड होती है कि भैया मेरा वहां बिकेगा मैं वहां ले लूंगा। अब लोगों का पुराने वाला माल बिक नहीं रहा, आपको भी पता है, यहाँ की मशीनरी सारी नई लॉन्चेस कोई प्रमोट करती है, रीसेल में कोई बहुत कम लोग हैं जो बायर्स को सपोर्ट करते हैं, सेलर्स को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कैपिटल भी स्टक है, और कहीं ना कहीं बिल्डर भी थोड़ा सा भी हैंगओवर में है कि भैया लग्जरी चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो मार्केट स्टैग्नेशन में आ गई है, आई थिंक बिल्डर्स भी मैच्योर होते हैं, उनका हजारों करोड़ रुपया स्टेक पे लगा हुआ है मैम। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में आप 2-2.5 करोड़ के बजट में चीजें देखोगे, और फिर दोबारा से ये सारे आपके मार्केट क्रैश और ये वाले ना डिस्ट्रेस डील वाले सारे हैशटैग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2-2.5 करोड़ का माल आज भी गुड़गांव में बिकता है अगर कोई अच्छा बिल्डर लेके आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बात होगी बिल्डर्स की। अब है आप और मैं और हमारे जैसे कितने ही लोग हैं जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, ब्रोकर हैं जो, तो मेरे नोन में ऐसे ही बहुत सारे लोग भी आते हैं। इवन जब मैं वीडियो भी डालती हूँ तो उसमें भी बहुत सारे लोग दिख जाते हैं मुझे ऐसे बोलते हुए कि जिसका काम नहीं हो रहा ना वो मंदी बोलता है, जिसका काम नहीं हो रहा उसको रियल एस्टेट में मंदी दिखाई दे रही है, अदरवाइज बाजार में तो बहुत काम है। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? मैम देखो, इसमें ना मेरे 2 पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले तो जो मैम क्या होता है कि जैसे क्योंकि लोगों को आदत हो गई, आप मेरी बात समझो, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो जनता देख रही है, जो इन्वेस्टर हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, जो आदमी पैसा लगाता है वो यूट्यूब भी खंगालेगा, वो पंचायत में बैठ के भी अपनी लोगों में बैठ के भी बात करेगा कि भाई मैं करूं कि ना करूं, तो उनको तो वो वाले व्यू आ रहे हैं, राइट। लेकिन जो इधर ब्रोकर समाज है वो ये कह रहा है कि नहीं भाई बहुत काम है, क्योंकि उनको तो कवर करना है। आप समझ रहे हो ना, सबको माल बेचना है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने के चक्कर में ना, अब जैसे मैं आपको वही बता रही थी कि जैसे अभी आज मैंने एक वीडियो डाला था कल परसों, तो उसमें उसने बोला कि अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, चाइना का तो डूब गया, आप देख लेना गुड़गांव में भी महामंदी आएगी और ये होगा वो। आप जैसे सो कोल्ड ब्रोकर ये कहते रहते हैं कि भाई बाजार बहुत अच्छा है। तो इन बातों पे आपको क्या लग रहा है, क्या सच में मंदी है या आएगी, या ब्रोकर झूठ बोल रहे हैं, जनता झूठ बोल रही है, क्या लग रहा है आपको? मैम देखो, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो मैम क्या है कि मेरे अपने सर्कल में भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो, आपको इतना सच बोलने की क्या जरूरत है, आपको सच बोलने से मतलब है या आपको अपनी सेल से मतलब है? ये मुझे भी बोला ठीक है, ये आपको भी आई एम श्योर बोला जाता होगा। तो इसमें मैम क्या है कि ना लोग एक्चुअली क्या है कि आप अगर मान लो खराब टाइम आ गया है, तो अगर आप उसको अनाउंस कर दोगे कि ये खराब टाइम आ गया, तो लोगों को लगता है कि वो टाइम और खराब हो जाएगा। तो लोग क्या चाहते हैं कि लोग शील्ड करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप यार अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोलो, आप न्यूट्रल बात कर लो। ये बहुत सारे ब्रोकर्स का पर्सपेक्टिव है। मेरे को मैसेज आए कि इंदु तुम्हारा इस तरीके से बोलना गलत हो सकता है, तुम तो अपनी लॉबी की हो, ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने कहा सर मैं तो सच बोल रही हूँ जो फील हो रहा है। मैम देखो, एक हिंदी की कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो आदमी भी बोल रहा है कि भैया तेजी है या मंदी है, आप सैटरडे संडे चले जाओ ना सेल्स गैलरीज, आपको पता चल जाएगा। आप मंडे टू फ्राइडे चले जाओ ना तहसील, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितनी तेजी है। आप मैम देखो क्या होता है कि बिल्डर्स की जिन्होंने ब्याज पे पैसा उठा रखा है उनकी मजबूरी होती है कि उनको प्रोजेक्ट बैक टू बैक लॉन्च करने होते हैं। ब्रोकर्स को मैम देखना, आप सिंपल सी बात समझना, आपको मैम एक जगह से जॉब ऑफर है कि आपको मिलेंगे जी साल के 15 लाख रुपए, एक जगह आपको जॉब ऑफर है आपको साल के मिलेंगे 25 लाख रुपए, तो आप 25 लाख वाले में ही जाओगे, राइट।
तो उसी तरीके से मैम जितने भी ब्रोकर हैं, सारे के सारे ब्रोकर्स को जो कमाई होती है वो बिल्डर का माल बेच के होती है, ओरिजिनल बुकिंग का माल बेच के होती है। तो इसीलिए ओरिजिनल बुकिंग के बारे में अगर कोई भी नेगेटिविटी फैलाता है या कोई बोलता है कि बिल्डर का माल नहीं बिक रहा, तो उससे उनका बिजनेस खराब होता है, इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं। बट जहां तक आपने मंदी की बात करी मैम, इसमें कोई डिनायल नहीं है। आप फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स देख लेना कंपनीज की, आप पिछले 3 महीने में शेयर्स के रेट देख लेना रियल एस्टेट कंपनीज के। दीज आर इनफ साइंस टू टेल यू कि मार्केट में आज की डेट में वो यूफोरिया 1 साल पहले वाला नहीं था। मैम कहाँ लाइनें लग रही हैं, आप बताओ ना, कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट। मैंने पीछे एक बात बोली थी जो कुछ लोगों को बुरी भी लग गई थी कि भाई एक्सटेंशन रोड पे 20,000 रुपए स्क्वायर फीट में ग्लास फसाड वाला प्रोजेक्ट आया, अगर वो सोल्ड आउट नहीं हुआ, शोभा जैसे बिल्डर का प्रोजेक्ट अगर 350 में से 200 फ्लैट बिके, तो इसका मतलब क्या है कि मैम वो वाला यूफोरिया नहीं है। ठीक है, यस अभी भी रीसेल में ट्रांजैक्शंस हैं, रेडी टू मूव में ट्रांजैक्शंस हैं। जो अभी कमी आई है वो आई है कि ओरिजिनल बुकिंग में कमी आई है, जिन लोगों ने पहले माल खरीद रखा है उनका रीसेल नहीं हो रहा, वहां पे थोड़ी सी स्लगिशनेस है। बट ओवरऑल लाइक आई सेड, मैंने अपने एक और पॉडकास्ट में बोला था कि भाई अगर एक टीम में 11 प्लेयर है, अगर 2 प्लेयर 0 पे आउट हो रहे हैं या 3 प्लेयर 0 पे आ रहे हैं, बाकी प्लेयर रन बना रहे हैं, तो फिर टीम तो ठीक ही है। तो उसी हिसाब से रियल एस्टेट में भी 1-2 वर्टिकल हैं जो भी डाउन है। बाकी मेरे को लगता है कि मैम इनफ एंड यूजर्स तो मार्केट में हैं जो 2 घंटे ट्रैफिक में परेशान है आने जाने, वो तो खरीद ही रहे हैं आज भी। वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो मंदी मंदी बोलने का फर्क है ना सर, देखिए ना तो हमारे कहने से किसी ने लेना है, ना हमारे कहने से कोई कैंसिल करेगा। जिसने लेना है वो लेकर रहेगा। लेकिन द ओनली थिंग इज कि फोमो के चक्कर में अगर आप प्रोजेक्ट बेचना चाहते हो तो वो नहीं बिकेगा। राइट सर, अगर अच्छी चीज है बाजार में तो वो बिकेगी। अगर जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली है कि अगर एक एंड यूजर है, उसका 2.5 करोड़ का बजट है, तो वो लेगा। इवन सर मैं बताती हूँ आपको, अभी मैं नाम नहीं लूँगी प्रोजेक्ट के बारे में, अभी पिछले महीने एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने 3-4 कॉल करे मेरे NRI क्लाइंट्स को, जिनको मैंने DLF में डील दे रखी थी प्रिवाना में। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आया है, आपका इंटरेस्ट है तो बताइए, बहुत बढ़िया लोकेशन। कह रहे इंदु सीरियसली क्या आप न्यूज़ नहीं पढ़ रही हो? मैंने कहा सर लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट, इंदु कैसी बात कर रहे हो, कैन यू बिलीव। अब है, मैं मानती हूँ मेरे प्रोजेक्ट में दम था, लोकेशन अच्छी है, A ग्रेड डेवलप है, इंटरनेशनल बिल्डर है, लेकिन उस बंदे ने यार मतलब जितने मैंने उसको बातें बोली ना कन्विंस करने के लिए, उस बंदे ने मेरे को उल्टा 10 बातें और बोली। इंदु तुम्हें पता है ये आंकड़े देखो, ये डाटा देखो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको लग रहा है कि गुड़गांव बचा है इन्वेस्टर के लिए। लास्ट में ट्रस्ट में अब है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप मुझे अपडेट करती रहना, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ करी हुई हैं चीजें, क्योंकि इतना कंफर्ट भी जब भी आ पाता है जो अपना क्लाइंट हो, अननोन के साथ नहीं होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, कुछ आएगा तो बताऊंगी। कैन यू बिलीव उस बंदे ने मेरे को क्या बोला, कहते कि प्लॉट्स में क्या चल रहा है। मैंने कहा सर प्लॉट ले लोगे? कह रहा हाँ प्लॉट तो ले लूंगा। मैंने कहा सर प्लॉट क्यों ले लोगे? तो कह रहे इंदु प्लॉट की बात अलग होती है, यू नो इवन बेटर। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कुछ आएगा तो आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो डजंट मीन कि बाजार में मंदी आ गई है, इंदु दहिया, सौरभ चड्ढा, अभय या कोई और भाई बोल रहा है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बाजार में जाओ और कुछ मत लो। इसका सीधा सटीक ये मतलब है कि आप और कोशिश हो जाओ। अगर आपके पास फंड है तो ही आप बाहर आओ। राइट सर, अगर अपना माइंडसेट आपको देखना है तो बाहर आओ। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम, अगर आपको गोल पता है ना कि मुझे ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि सर अब लोग भी फिल्टर हो गए ना एक तरीके से, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपनी भी रेकी लगाते, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरा पैसा फंसेगा, जिसके कहने से मैं कर रहा हूँ वो नहीं आएगा आगे। बिल्कुल ये चीजें भी हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं बस आपको मैम बोलना चाहूंगा कि ना चक्कर क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना, आपके और मेरे जैसे लोगों को वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार हमें भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। तो ना ये जो हैशटैग्स है ना, मार्केट क्रैश, डिस्ट्रेस डील, इनको कहीं ना सोशल मीडिया का एल्गोरिथम पुश करता है। तो ये लोगों को लगता है कि यार अगर हमें लाइमलाइट पे आना है ना, तो बेसिकली मैम बहुत सारे लोग मंदी के बारे में इसीलिए भी बात करते हैं बिकॉज दैट इज देयर वे ऑफ बिकमिंग पॉपुलर। उनको ये पता है कि मैम देखो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जो 2021, 22, 23 में प्रॉपर्टी नहीं ले पाए या जिनकी प्रॉपर्टी का रेट उतना नहीं बढ़ा जितना बाकियों का बढ़ा, उनके अंदर एक खटास है
ये वही लोग हैं जो ये मार्केट क्रैश के वीडियो देख रहे हैं, जो आपके और मेरे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो इन लोगों को, और यही लोग बार बार वीडियोस देख रहे हैं, तो इनको कैप्चर करने के लिए ना बहुत सारी नई जनता भी आ गई है। जो मतलब आपको मैं ऐसे भी केस बताऊंगा मैम यूट्यूब पे कि थंबनेल बना हुआ है जिसमें पूरा मार्केट क्रैश करके लिखा हुआ है, और वीडियो ओपन करो उसमें मार्केट क्रैश की कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं होती। वो तो बेसिकली लोग सिर्फ ये क्लिक बेट है। हाँ। ये जो आपके ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, उसको लोग यूज करके कर रहे हैं। बाकी मैम देखो, मार्केट क्रैश ना रियल एस्टेट में कभी भी स्टॉक मार्केट की तरह नहीं क्रैश होता। हाँ। अभी सोना 1,90,000 रुपए तक गया, उसके बाद 1.5 लाख रुपए आ गया, लोगों के शेयर के पोर्टफोलियो 40% डाउन हो गए। अब मैम बहुत सारे जो इन्वेस्टर है ना, वो बाजार में आए हैं 2020 के बाद, तो उनको साल में 10-15% CAGR की आदत है। अब वो रियल एस्टेट में उनको लग रहा है कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 20% गिर सकता है तो रियल एस्टेट क्यों नहीं 20% गिर सकता। भाई रियल एस्टेट अगर 20% गिरेगा भी ना, तो वो पहले साल गिरेगा 5%, फिर अगले साल गिरेगा 5%, फिर तीसरे साल गिरेगा 5%। वो एकदम से नहीं गिरता, वो स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि हर रेट पे बायर होते हैं और हर रेट पे रेजिस्टेंस होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने पैसे दे रखे हैं, नहीं यार 3-4 साल नहीं बढ़ेगा, भूल जाते हैं प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी को आप बाकी फाइनेंशियल एसेट्स की तरह मत ट्रीट करो। यही मैं लोगों को आज की डेट में हमेशा एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मुझे एक बात और बताइए, एक बात और जो जनरली एक लोगों का सवाल रहता है, लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि दे शुड इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इन प्लॉट। आपका क्या कहना है? मैम देखो, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट मैं प्लॉट को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। प्लॉट ना हर कोई लेना अगर मतलब अगर है किसी के पास फंड्स एक्स्ट्रा पड़े, अगर किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर आपको अपने लिए घर लेना है, आप रहो। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने बढ़ते हुए देखा है प्लॉट्स को, जो मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में अभय जी, जिनको मैंने प्लॉट दिए थे ना, ट्रस्ट में यार वो 3 गुना रेट्स पर बैठे हैं। क्योंकि मैंने सोना में उस वक्त प्लॉट बेचने स्टार्ट करे थे, अपनी आंखों से जब मैंने देखा 40-40 हज़ार रुपये पर प्लॉट बिक रहे थे, आज वो 1 30-50। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू तुमने ये क्या किया। अब जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैंने कमर्शियल बेचे हैं, ट्रस्ट मी सर, मतलब आज उन क्लाइंट्स के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं जॉब करती थी तब मैं किसी के अंडर काम कर रही थी, तो मुझे प्रेशर है कि मेरा बॉस क्या करेगा, क्योंकि मुझे तो अपना टारगेट पूरा करना है। ऐसे राइट सर? क्योंकि लेकिन अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब क्योंकि वो मेरे सर पे है, क्योंकि मुझे पैसा आगे का बढ़ाना है। तो कितनी अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल में किसी को दिलवाया तो वो बढ़ा नहीं है, लेकिन सर अभी जो मैं देख पा रही हूँ वो दिलवाया हुआ ना, जैसे एरिस्टोक्रेट लगा लो आप, गोदरेज का प्रोजेक्ट, वो किताब, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट किताबों में तो सॉरी वर्ड्स पे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो वर्ड पे भी नहीं बढ़ रहा। ऐसे बहुत सारे है ना, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो कहीं ना मतलब इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि इफ वी टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएट करना, लेकर छोड़नी है चीजें, तो मैं जनरली जमीन की बातें करती हूँ। मैम देखो, जमीन में क्या होता है, मैं तो खुद, आपने सोना की बात करी, मैं तो सोना में 2013-14 से काम कर रहा हूँ। उस टाइम तो वहाँ पे 25,000 रुपए गज का रेट हुआ करता था। तो मतलब हमने वही 25,000 वाला प्लॉट, आज सेंट्रल पार्क का 35,000 का प्लॉट 2.25 लाख रुपए गज हो चुका है। मैंने तो वो भी पूरी जर्नी देखी हुई है। सेंट्रल पार्क कितने में लॉन्च हुआ था? मैम लॉन्च हुआ था 40,000 रुपए में, प्री लॉन्च था 36,000 और आज 2.25 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का। लेकिन मैम प्लॉट में पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग प्लॉट लेना चाहते हैं ना, उनको बेसिक एजुकेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। वो प्लॉट लेने आते हैं तो वो इस माइंडसेट से आते हैं कि अपार्टमेंट की तरह उनको 80% लोन मिलेगा, उनको 100% चेक वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैम जो प्लॉट लेना चाहते हैं, बट बिकॉज की वो सर्विस क्लास हैं, उनके पास एडजस्टमेंट वाला पैसा नहीं है, तो वो लोग नहीं ले पाते। तो उनके लिए तो फिर ऑब्वियसली प्लॉट का ऑप्शन ही नहीं बचता। शायद सर मेरे पास अभी इन्वेस्टर वाले ही लोग आए ना, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है। दोनों टाइप के लोग आते हैं, दोनों टाइप के लोग रहते हैं। जो सर्विस क्लास है वो नहीं ले पाता। बाकी मैम देखो, अपार्टमेंट्स का तो मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, लैंड जो है, लैंड इज अ स्केर्स कमोडिटी। अपार्टमेंट आज 5,000 है, कल 50,000 भी होंगे, लेकिन जमीन जो है, आप देखो एक्सटेंशन रोड पे कितनी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। एक आपका अनंतराज का है, एक अदानी का है, एक एमआर का है, बस 3 ही तो प्लॉटेड डेवलपमेंट है। हाई राइज कितने हैं मैम, और आने वाले टाइम में और भी हाई राइज आ जाएंगे, लेकिन प्लॉटेड डेवलपमेंट तो नहीं आएगी। तो इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। ओनली थिंग इज आई फील कि आज की डेट में ना दिल्ली के मुकाबले गुड़गांव का जो मेन एरिया है
उसमें रेट ऑलरेडी काफी बढ़ गए हैं, मतलब 4 लाख 5 लाख रुपए गज सन सिटी का रेट या डीएलएफ फेज 1 का रेट। ये रेट इन्वेस्टर वाले नहीं है अब। नहीं ये तो मैम देखो क्या है, यूजर किसी को अगर जरूरत है रहना है तो ले लो। हाँ एंड यूजर को जरूरत है। और दूसरा मैम क्या है कि यहाँ पर हो ये रहा है कि गुड़गांव में आज की डेट में जो प्लॉट में आप 300 गज का फ्लोर जो आप डीएलएफ में बेचते हो, वो जितने का फ्लोर है उतना ही दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में प्लॉट का रेट यहाँ से डबल है। हाँ। दिल्ली के बहुत सारे बिल्डर यहाँ पे इसीलिए प्लॉट लेके बना रहे हैं। बट समहाउ मेरे को लगता है मैम कि डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर्टी, पहली बात तो मैम प्रॉपर्टी खरीदो 5 साल 10 साल के होराइजन से। ये जो मेरी प्रॉपर्टी का 6 महीने बाद क्या रेट हो जाएगा, अगले साल क्या रेट हो जाएगा, वो टाइम खत्म हो गया भाई, कहीं ना कहीं वो टाइम खत्म हो गया। लोग अभी भी पूछते हैं ना मैम, लोग कमेंट सेक्शन में, मैं लाइव पॉडकास्ट करता हूं कि भैया अगले साल क्या रेट होगा। भैया प्रॉपर्टी खरीदनी है लॉन्ग टाइम के लिए खरीदो, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए रियल एस्टेट है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सर देखा जाए तो ये चीज भी तो खराब पिछले 3-4 सालों में ज्यादा हुई है कहीं ना कहीं। मैं बताती हूँ सर, मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं जॉब करती थी, 2-3 ऑफिसेज में जॉब करा है, तो सीनियर कॉल सुनते होते हैं। एक बच्चा कॉल कर रहा होता है तो सीनियर बोलते हैं कि वो कह रहा है कि सर बेच देंगे, सर बेच देंगे, बोल दो बेच देंगे, कि सर इतनी पेमेंट चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे को अब ये जो बच्चे जॉब कर रहे हैं 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, यूट्यूब पे सॉरी इंस्टाग्राम पे, और एक बात और बता दूं, इनके बस की यूट्यूब की वीडियो बनानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरा महासंग्राम बोलना होता है। 20 मिनट की वीडियो में 1 सेकंड की रील नहीं है ये कि आप मॉडलिंग कर चले जाओ, राइट सर। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट नहीं है कि 1 मिनट की स्क्रिप्ट बना दी आपने, मॉडलिंग कर दी, लड़का हो चाहे लड़की और चले गए, राइट। तो कहीं ना कहीं अब स्क्रिप्ट बेस तो एक रियल एस्टेट रहा ही नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो 22-22, 25-25 साल के जो बच्चे आए हुए हैं ना सर, उनको तो यही है ना, वो तो यही बोल रहे हैं, और कन्विंस पावर आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा है। तो उन बच्चों ने खराब करा है सिस्टम कहीं ना कहीं, जो मैं देखती थी अपने यहाँ पे। हाँ बोल दो 30% दे के, हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमारे यहाँ तो रीसेल की टीम अलग है, फ्रेश की अलग है, और हमारे सर का तो इतना मतलब इतना नाम है, हमारी कंपनी का इतना नाम है, और हम तो सर यूं मिनटों में बेच देंगे। वहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने ये लाइव देखा हुआ। हाँ मैम देखो, मिस सेलिंग तो रियल एस्टेट में हमेशा रही है, हमेशा। अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि पहला 30% में दे दूं, किसी तरह क्लाइंट का दिला दूं, उसके बाद क्लाइंट परेशान होता रहे या जो भी होता रहे, उसके बाद लोग मतलब थोड़ा कच्चा लालच और थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचते हैं। हमारे पास तो मैम मैं आपको बताऊं, मेरे साथ तो ऐसा केस है, कस्टमर आते हैं मेरे से फ्लैट नहीं भी लेते, उसके बावजूद भी मेरे को 2-2, 4-4 रेफरेंसेस देके जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एक आदमी से बात करके आपको समझ आ जाता है कि वो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है या वो आपको कंसल्टेशन देने की कोशिश कर रहा है। और आई थिंक आने वाले टाइम में भी लोगों को कंसल्टेशन की वैल्यू और ज़्यादा समझ आएगी, बिकॉज वो क्विक सेलिंग वाला ज़माना तो खत्म हो गया। अब जिसके बाद नॉलेज होगी, जो आपको एंड टू एंड सपोर्ट कर पाएगा, वही लॉन्ग टर्म चलेगा मैम। मतलब रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए तो आने वाले टाइम में आपको, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, 2014 से 18 तक मैम 50% से ज्यादा ब्रोकर गुड़गांव से साफ हो गए थे। अच्छा। 50% ब्रोकर साफ हो गए थे। अब देख लेना अगले 2 साल में कितने लोग साफ होते, बहुत लोग चले जाएंगे। अब तो एआई एजेंट आ गए हैं मैम, अभिनंदन लोधा बॉम्बे वाले ने, सुना था आपने उसके बारे में? नहीं, मैं आपसे यही अभी अगला सवाल होने वाला था कि आजकल एआई, चैट जीपीटी और इतनी सारी ऑटोमेटिक कॉल्स हो रही, तो इनका रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा मैम? देखो खास करके जॉब्स पे मैम, जो एंट्री लेवल जॉब्स है ना, एंट्री लेवल जॉब चाहे आईटी इंडस्ट्री में हो चाहे रियल एस्टेट में हो, एंट्री लेवल जॉब्स में बहुत दिक्कत आएगी। आपने शायद नेट पे पढ़ा भी होगा, इस साल तो हार्वर्ड से पास आउट हुए बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिली है मैम। मतलब फ्रेशर्स के लिए एआई की वजह से बहुत चैलेंज आने वाला है। मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, अभिनंदन, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, मुंबई की कंपनी है, उन्होंने एक चैट बॉट बनाया माया के नाम से, उसका अखबार में ऐड दिए, इंटरनेट पे ऐड चलाए, एक वो दे दिया आपका वर्चुअल नंबर, उस वर्चुअल नंबर पे 10,000 कॉल आए, 10,000 कॉल उन्होंने यूज किए उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो ट्रेन हो गई, उसके बाद अगली 40,000 कॉल में उसने 1500 फ्लैट बेच दिए, 1500 फ्लैट। कैन यू इमेजिन? ये रियल फिगर है। मतलब प्लॉट्स भी आई थिंक उनके वृंदावन में प्लॉट थे, मुंबई में, गोवा में, कहाँ का भी उनके प्लॉट थे। ऑब्वियसली एक हैंड होल्डिंग चाहिए होगी, वो मे बी एक रीड फिल्टर करके कल को किसी एजेंट के पास जाती होगी, फिर वो चेक लेके आता होगा। लेकिन जो आज की डेट में हम भी मैम जो टेलीकॉलर रखते हैं, वो तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉलिंग के लिए रखते हैं ना, तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉलिंग वालों के लिए तो मतलब चैलेंज आ सकता है, चैलेंज 100% आएगा।
आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और जो जितना जल्दी इसमें अडेप्ट कर ले उतना क्या कहते हैं उसका मेरे को ज़्यादा लगता है बढ़िया कि रहेगा। बढ़िया रहेगा, बिल्कुल। वही बात है ना, देखिए मैं मानती हूँ कि जैसे फ्रेशर बच्चे हैं ठीक है, अलग बात है, लेकिन वही बात है ना, आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि कोई आदमी, कोई इन्वेस्टर आपके हाथ में 5-6 करोड़ देने की क्षमता रखता है, तो आप उसको संभालते कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, 5-6 करोड़ वाला आदमी ना इतनी जल्दी किसी 20-25 साल के बच्चे से डील ही नहीं करेगा। आप एक बात समझो, आप गुड़गांव की मार्केट जो है ना, ये प्रोप्राइटर मार्केट हो गई है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जिनके पास टीमें हैं वो कोई झज्जर में प्लॉट बेच रहा है, कोई फारूक नगर में प्लॉट बेच रहा है, स्टार्ट हो गए हैं। कोई बॉम्बे में, नवी मुंबई में फ्लैट बेच रहा है, कोई गोवा में बेच रहा है, क्योंकि भैया इनकी टीम को फीड करने के लिए इनको छोटी टिकट साइज का प्रोडक्ट चाहिए। बिकॉज ये मतलब ना 20-25 साल वाले, 20-25 हजार नौकरी वाले बच्चे ये 5 करोड़ का फ्लैट नहीं बेच सकते। और आजकल रियल टिकट साइज हो ही गया गुड़गांव में। आप कितने लोग 5 करोड़ से कम लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल बताओ। फैक्ट है। अच्छा अब एक बात और बताओ, अभी आपको अगेन आगे आने वाले समय में, वैसे तो ये कॉमन सवाल है आपके लिए क्योंकि आपने बहुत कुछ बोल दिया है, बट स्टिल सटीक जवाब पूछूंगी आपसे कि आगे 2026 और आगे आने वाले समय में आपको रियल एस्टेट कैसा दिखाई दे रहा है? मैम देखो, रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अभी कोई जगह है जहां पर वो इन्वेस्ट करता है? आपके हिसाब से कौन सी लोकेशन है जहां पर कोई कर सकता है इन्वेस्टमेंट अभी? मैम देखो, अभी मेरे को पर्सनली लगता है कि जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए अभी 2-3 अपॉर्चुनिटीज है। एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में ना बहुत अच्छी अच्छी डिस्ट्रेस डील्स आ रही हैं आज की डेट में। मतलब जिस प्रोडक्ट में मान लो आज से 6 महीने पहले प्रीमियम था 1 करोड़, आज वो 20 लाख रुपए प्रीमियम पे मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी डिस्ट्रेस डील में आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसके अलावा छोटे टिकट साइज में, छोटे टिकट साइज में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको 100% आपको कैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि 10,000 रुपये 11,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा है, आप उसको खरीद लो गुड़गांव में। आजकल तो लोग मानेसर में भी 12-12, 14-14 हज़ार में लॉन्च कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, आपको और मेरा फेवरेट बिल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लीगल डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत होती रहती है दोनों की। तो दूसरा मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि ना मार्केट अभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो अभी वेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आएगी। मार्केट में करेक्शन आएगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं मैम, जो बिल्डर्स भी हैं, बिल्डर भी मंदी के टाइम लैंड खरीदते हैं, तेजी के टाइम नहीं खरीदते हैं। हाँ। तेजी में तो वो बेचते हैं माल, मंदी में खरीदते हैं। अभी क्या है, साल 2 साल में कुछ किसान भी रेट कम करेंगे, कुछ मार्केट में कुछ और रैशनलाइजेशन होगी। और मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए आज की डेट में एमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ पर मतलब ना जो पेरिफेरल वाली मार्केट्स हैं दिल्ली एनसीआर की, वहाँ पे मेरे को लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। कोई पर्टिकुलर चीज बताना चाहते हैं? मैम मेरे को अगर आप पूछोगे आज की डेट में, ये वाली बेल्ट है जो मेरे को अच्छी लगती है, क्या कहते हैं आपका फारूक नगर झज्जर वाली बेल्ट में, खासकर जो रिलायंस मेट सिटी है, रिलायंस मेट सिटी के आसपास का एरिया मेरे को अच्छा लगता है। अगेन मेट सिटी का रेट ऑलरेडी 90,000 रुपये का हो चुका है, बट स्टिल वहाँ पे जो रिलायंस की प्लानिंग है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदता है तो आज भी रिलायंस मेट सिटी में प्लॉट खरीदना 100% मेरे हिसाब से वर्थ है। दूसरा ये वाली बेल्ट है मैम आपकी, जो अगर मैं बात करता हूँ आपकी सोना से पलवल जाने वाली, सोना पलवल रोड पे आज की डेट में कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं 40,000 45,000 रुपये गज। तो वो एक लेकिन एक बात और भी तो होती है ना, अपॉर्चुनिटी तो दिख जाती है। 40-50 हज़ार का रेट जो आपने बोला है ना, ये सुन के देख लेना कितनी सारी क्वेरीज आ जाएंगी, लेकिन लोकेशन देख लो, उनको बुला लो, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ये तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप बताओ ना। आपको मैं बताती हूँ आपको, मैंने आयरियो प्राइड पार्क में कितने डीले करी हुई हैं। आपको पता है कितने सारे लोग तो ऐसे कहते थे, मैडम ये रोड ये देख रही हो आप, और आज ले लो ना तुम उस रोड पे। बिल्कुल मैम, आज जाकर देख लो ना उस रोड पे रेट। उसी रोड पे तो लोगों को ना अब है ये नहीं पता भाई कि अगर 50,000 का रेट है भाई, तो वो जगह भी तो वैसी ही होगी ना। बिल्कुल, नहीं तो ले लो फिर तुम 3-4 लाख रुपए पर गज वाले प्लॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम थोड़ा हमारे नॉर्थ इंडियन की साइकोलॉजी होती है कि हमें इनको 40,000 के भी अबे 20 में चाहिए, और या वहां पर चाहिए गोल्फ कोर्स रोड। ये तो मैम, ये तो है मैम, ये बहुत बुरा हाल है। ये लेक साइड व्यू चाहिए इनको 20,000 रुपए पर गज में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये एनीवेज, अच्छा एक बात और, थोड़ा सा समय और लूंगी आपका। ब्रांडेड रेजिडेंसीज जो अभी चल रहा है चलन हमारे यहाँ गुड़गांव में, इसमें क्या लग रहा है आपको, कैसा फ्यूचर लग रहा है? मैम देखो, ब्रांडेड रेजिडेंसीज की डिमांड तो है, रियल डिमांड है। और मेरे को लगता है कि जो रियल ब्रांडेड रेजिडेंसी है, हम यहाँ बैठे हैं, पास में ट्रम्प टावर है, ट्रम्प टावर आज 35,000 रुपये फुट पे बिक ही रहा है। ठीक है, तो
एक दो प्रोजेक्ट M3M ने भी लॉन्च करे हैं, अभी सिग्नेचर ने भी लॉन्च किया। मेरे को मैम बस यही लगता है कि ना ब्रांडेड रेजिडेंसीज की जो मेरी अपनी समझ है वो मतलब ना फ्रेंच रिवियरा या मोनाको में कोई मतलब ना बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना ब्रांडेड रेजिडेंसी सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडेड वाली बात मेरे को वैसी अभी नहीं अभी दिख मैं रही। बताती हूँ आपको। देखो, मैं यहाँ पे किसी बिल्डर की वो नहीं बोल रही कि भाई ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन एज फार एज M3M इज कंसर्न मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, उनको फिर भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने ट्रम्प खड़ा करा है। बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल, ये देखो किसी के नेगेटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन अगर किसी का पॉजिटिव है बिल्कुल तो मैम, है। जिस बात की तारीफ है उसकी तारीफ है। अगर बिल्कुल। अगर किसी को जिस तरीके का इवेंट, वो इवेंट को तो चलो छोड़ो, पैसा लगाना है भैया, पैसा देखो, तमाशा देखो, बट स्टिल अगर मैं बोलूँगी कितने सारे लैंडमार्क इन्होंने खड़े करे हैं। हाँ, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट M3M पर्टिकुलर, तो मुझे सिर्फ इनकी एक बात अच्छी नहीं लगती है, वो होते हैं इनके कमर्शियल। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो एक स्टेटस सिंबल हो जाता है। गोल्फ स्टेट में जाओ आप, लोगों को एक अलग ही वाइब आती एक है। वाइब है भाई, अच्छे पैसे वाले लोग वहां पे रहते हैं, अच्छे CEO वहां पे रहते हैं। लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मैडम तो M3M के अगेंस्ट रहती है, मैं नहीं रहती भाई, मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना M3M जिसने मेरी जमीन खा ली और मैं उससे नाराज होकर बैठ जाऊंगी, या कोई फूफा थोड़ी ना जो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी। जी। और हमारा कुछ है नहीं भाई, मैं M3M के सामने कुछ नहीं हूँ भाई, वो 1000-5000 करोड़ का आदमी है, मैं एक छोटी सी आम आदमी हूँ। बिल्कुल। लेकिन फिर एक ही बात बोलूंगी कि M3M की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, दे आर शो स्टॉपर अगर हम लोग बात करते हैं रेजिडेंशियल की, बट दे आर बिगेस्ट फेलियर इफ वी टॉक अबाउट देयर कमर्शियल। राइट। और अगर M3M अपनी लीजिंग का ध्यान दे ले, अगर वो इतने बड़े जहाज टाइटेनिक बनाने की बजाय एक छोटा कमर्शियल ले आए और उसमें ब्रांड ले आए, तो इसके जैसा बिल्डर नहीं है सर। मैं मानता हूँ मैम, देखो फसाड बहुत बढ़िया बना देते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा वाइब बनाते ला हैं। देते हैं, Vibe ला इवेंट्स भी देते कर ही हैं। लेते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बस बिल्कुल, अगर ये लीजिंग कर ले तो इनका मुकाबला नहीं है, बढ़िया चीज है। और हाँ, अगेन मैं अभी agree जब करता हम लोग ब्रांडेड की बात कर रहे थे, तो कुछ नए बिल्डर आ रहे हैं जो ब्रांडेड रेजिडेंसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अगर एक बात आती है M3M की, तो कहीं ना कहीं भाई उसने बना के दिया है, तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि हाँ भाई आप ट्रम्प देख लो जाके। अगर आपको इसकी ग्रीनरी देखनी है, आपको Golf Estate ग्रीनरी देख लो। देखनी है, आप गोल्फ स्टेट देख कर आ जाओ, यही है। बशर्ते कि वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, उनको एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अगर हम एक नए बिल्डर की बात करते हैं, तो भाई पहले हमें दिखाओ तो सही, पहले हमें कुछ ऐसा साला खड़ा करके तो दिखाओ कि हम दूसरों को ये बोल सके कि हाँ भाई बिल्डर का काम देखो जाके। जी जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ मैम। हाँ, एक्चुअली क्या है तो ना कि इसलिए मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जो ये कह देते हैं कि ये मैडम तो उस बिल्डर, या फिर बिल्डर भी, बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं कि ये तो नेगेटिव बोल देती है। भाई मैं क्यों बोलूं, और मैं कौन होती हूँ? लेकिन अगर मेरे को लोगों ने चूज करके सामने बोलने के लिए, खड़ा करने के लिए अधिकार दिया है, तो भाई मैं तो सच बोलूंगी ना। जी। जो बंदा मेरे कहने पर ब्रांडेड रेजिडेंसेस लेगा, उसको मैं सच तो बताऊंगी। जी जी मैम, बिल्कुल मैं मानता हूँ। एक्चुअली मैम क्या है, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो, वो कंपनी पहले आम आदमी के लिए फ्लैट बनाती थी। हाँ। फिर उसके बाद उसने दीनदयाल के फ्लोर बनाए, फिर उसने इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज भी लेट होने लग गई। तो मैम आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप एक नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग प्रोडक्ट भी 3-4 करोड़ का बना के पहले डिलीवर कर देते ना, तो फिर आपकी ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस आ अबे जाता। भाई, मैंने अभी सौरभ भाई के साथ बात करी थी, सौरभ चड्डा, मैंने उनको भी एक ही बात बोली थी कि जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि काम क्यों नहीं करती हो आप सिग्नेचर का। भाई मैं क्यों नहीं करूंगी, मुझे जहाँ पे ब्रोकरेज आ रही है मैं तो कर लूंगी, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन तो मिले मेरे दिमाग में। आप बताओ, ये सेलिब्रिटीज को बुलवा के नचवा लेना कोई बहुत बड़ी बात है क्या आज के टाइम में? आप बताओ, पैसा फेंको, पैसा तमाशा दो, देखो। कितने इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, हम भी जाते हैं, दुनिया भर के आते हैं। लेकिन एक बहुत ग्रैंड इवेंट करने का ये मतलब नहीं है अब है कि आप उतना ही चीज बना दोगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज जो भी है यही चीजें हैं। सो अभी हमने बहुत सारी बातें करी हैं अभी कमर्शियल को लेकर, तो आप कमर्शियल के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लुक्रेटिव डील भी आ गई हैं बाजार में कि भाई रेडी टू मूव ले लो, या इतनी ROI आ जाएगी। अगर ROI अगर चाहिए तो कमर्शियल में लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, रेजिडेंशियल में तो आती ही नहीं है। जी। तो कमर्शियल का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं गुड़गांव में, जबकि इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं पीछे?
मैम देखो कमर्शियल क्या है कि ना गुड़गांव की उतनी डेंसिटी नहीं है अभी जितने गुड़गांव में कमर्शियल लॉन्च हो रखे हैं। गवर्नमेंट ने जैसे मास्टर प्लान पास किया है कि भाई एमजी रोड पे सीधा ही सारे कमर्शियल होंगे, तो अब 1 किलोमीटर में आप 14 मॉल बना दोगे तो 14 मॉल थोड़ी चल जाएंगे मैम 1 किलोमीटर में। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की अर्बन प्लानिंग की भी प्रॉब्लम है। दूसरा मैम कमर्शियल में ना बिल्डर्स को मैं देख रहा हूँ बिकॉज टिकट साइज को मेंटेन करने के लिए ना एक कमर्शियल में वो 600 800 दुकानें बना देते हैं। इतने तो इंडिया में ब्रांड नहीं है रिटेल के, ठीक है। उसके बाद मैम अब क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग का भी जमाना आ गया है, ठीक है। तो लोग उतना ज्यादा, अब गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, लोग नहीं जाते, ठीक है। लोग आजकल बाहर जाते हैं पार्टी करने, मूवी देखने, डिनर करने, ठीक है, उसके लिए बाहर जाते हैं। तो कमर्शियल में मेरे को लगता है मैम एक तो आप उसी कंपनी का कमर्शियल लो जिसकी आपने पहले लीजिंग कैपेबिलिटी देखी हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लूंगा AIPL। आप AIPL का कोई भी प्रोजेक्ट देख लो गुड़गांव में, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको लीज्ड मिलेंगे क्यों, उनकी लीजिंग टीम बहुत स्ट्रांग है। जितना अभी आप बोल रहे हो ना, अभी कोई M3M का ब्रोकर बिठा दूंगी ना आपके सामने, आपकी बात को झूठा साबित कर देगा। मैम देखो क्या है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप SPR रोड पे चले जाओ ना, देख लो कितने मॉल खड़े हुए हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब आप किसी बिल्डर के ब्रोकर के साथ बैठ जाओगे ना भाई, आपको इतनी स्कीम सुना देंगे, इतना समझा देंगे कि आपके पल्ले बात नहीं पड़ेगी। मैं तो देखो कमर्शियल ज्यादा करता ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने कमर्शियल में बहुत लोगों का हाथ जलते हुए देखा हुआ है। और कमर्शियल में क्या है, एंट्री करना बहुत आसान है, एग्जिट नहीं है। कमर्शियल बेचने में मैम ब्रोकर्स को इतना हाई ब्रोकरेज मिलती है ना, लेकिन रीसेल में तो 1% मिलता है। तो ब्रोकर आपको कमर्शियल दिलाने में इंटरेस्टेड होंगे, कभी आपका कमर्शियल बेचने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। जो भी आदमी कमर्शियल लेने जा रहा है उसको इस बात का याद रखना है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन अनलेस आपकी दुकान किसी कमर्शियल में एंकर फ्रंट फेसिंग रोड फेसिंग दुकान नहीं है, तब तक आपको रीसेल करने में, और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की दुकान को तो आप भूल ही जाओगे। अच्छा एक और बात, लास्ट सवाल है एक। हम बैठे हैं गुड़गांव में, गुड़गांव और नोएडा बिगेस्ट कंपैरिजन दोनों के दोनों शहरों के रियल स्टेट का। एंड अगर मैं एक बहुत ही ब्लंट सच बोलूं तो कहीं ना कहीं मैं नोएडा जाती रहती हूँ, बहुत सारे शूट करती रहती हूँ। ऐसे देखो मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव का रियल स्टेट करती हूँ, हरियाणा में पली बड़ी हूँ, तो मुझे गुड़गांव से बेटर कुछ नहीं लगता है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द इंफ्रा, तो सच में मुझे नोएडा का इंफ्रा अच्छा लगता है सर। जब भी गए नॉन स्टॉप गाड़ी जाती है हमारी, मतलब ऐसा नहीं है जाम नहीं होता है, बट जिस तरीके से वो क्या कहते हैं यू टर्न बनाए हुए हैं, सर्विस रोड बनाई हुई हैं, बहुत बहुत इंप्रेसिव है। ग्रीनरी बहुत जैसे वहाँ की रोड्स पे, रोड साइड बहुत मेंटेन है। वाइल अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो आज भी 2026 में हमारे रोड मेंटेन नहीं है, जबकि ये बोला जाता है कि भाई ये फ्लाईओवर आना है, वो आना है, और अब तो ये हो जाएगा। जबकि अब यहाँ पर बिलियनियर ब्लॉक बन गए हैं, ओबरॉय जैसे बिल्डर आ रहे हैं, DLF है। अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इससे बड़ा हब तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है जी। आपका ओबरॉयज हो गया, DLF हो गया, मैक्स हो गया, शोभा हो गया, आईरियो की ऑलरेडी बहुत बड़ी टाउनशिप है, और मैक्स भी आ ही रहा है, सिल्वर ग्लेड आ रहा है। इससे बड़ा तो हब क्या ही होगा। लेकिन अगर हम उस रोड की भी बात करेंगे ना सर, वो चंक भी बहुत खराब है। इसके फ्यूचर में अभी, और हाँ भी एक बोल भी रहे हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, लेकिन वो बनेगा कब बनेगा, क्या लग रहा है सर गुड़गांव के इंफ्रा को लेकर आपको? मैम देखो, सबसे पहले मैं नोएडा के बारे में 2 मिनट बात करना चाहूँगा बिकॉज मेरी फैमिली 2001 से नोएडा में ही है। तो मैं नोएडा को भी उतने अच्छे से जानता हूँ जितने अच्छे से मैं गुड़गांव को जानता हूँ। तो नोएडा के बारे में मैम देखो, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर 100 नहीं 500 टाइम्स गुड़गांव से बेटर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और नोएडा में मैम जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करी है, जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया है, जो अलग अलग वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज के जोन सेटअप कर रहे हैं, जो उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया है, जो उनकी मेट्रो कहाँ तक पहुँच गई है ग्रेटर नोएडा तक, तो मेरे को लगता है कि अगर सेम ही पार्टी की गवर्नमेंट है तो जो यूपी में हुआ है, नोएडा में हुआ, वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इवन मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं एक शूट के लिए गई थी, सेक्टर याद नहीं आ रहा सर, यमुना एक्सप्रेसवे के पास में ही था। 150 मेरे को याद नहीं आ रहा सर, एक कौन सा था, एल्डिगो का कौन सा शूट करने गई थी मैं सर। वहाँ पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर वहाँ पे, लेकिन वहाँ की रोड ट्रस्ट में सर इतनी चमकदार, इतनी वेल मेंटेन सर। हर रोड पे लाइट है, हर सर्विस लाइन वहाँ पे भी है। जहाँ पे इंसान का बच्चा नहीं दिख रहा वहाँ की भी रोड बनी हुई है सर जी। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल आप लगा लो गोल्फ कोर्स रोड हब है, एक्सटेंशन हब है, SPR इतना बढ़िया। हमारे यहाँ गुड़गांव में वाइब्स है सर,
लेकिन उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम कर दे तो हमारे जैसा शहर नहीं है। मैम देखो, आप एक सिंपल सी बात समझना, अगर मान लो गोल्फ कोर्स रोड के बाद एक्सटेंशन रोड आ गया, अगर एक्सटेंशन रोड बन गई और एक्सटेंशन रोड से सोना की रोड बन गई, तो आप एक्सटेंशन रोड पे 5 करोड़ का अपार्टमेंट गिलोगे, आप कहोगे मैं 10 मिनट ड्राइव करके सोना में 2 करोड़ का ले लूंगी। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं मैम गुड़गांव के, जो गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डेवलप होने दे रहे। एक्सटेंशन रोड का रीवैम्प 4 बार अनाउंस होके कैंसिल हो चुका है। आप मेरे को बताओ, पहले आप अगर मान लो आप शहर के शुरू के हिस्से में रहते हो, तो आप शहर के शुरू के हिस्से को डेवलप करोगे, फिर बीच वाले को करोगे, फिर लास्ट वाले को करोगे। इन्होंने गोल्फ कोर्स रोड डेवलप कर दिया, न्यू गुड़गांव में रोड बना दी, द्वारका एक्सप्रेस से रोड बना दिया, एसपीआर को रोड कर रहे, बीच वाले एरिया आपने छोड़ दिया। यहाँ नहीं बना रहे, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैंने इसके बारे में कई बार बात करी है। बट मैम ओवरऑल मैं 2-3 बातें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मैं जाने से पहले बोलना चाहता हूँ कि एक तो मैम इस मार्केट में जो बायर्स हैं, बायर्स को बहुत ज़्यादा सतर्क होकर प्रॉपर्टी लेनी है। अपने कमीशंस के लिए लोग आपको हमेशा घटिया माल बेचने की कोशिश करते रहेंगे, खासकर वो माल जो कि 1-1.5 करोड़ रुपए से कम की सेगमेंट में है। कोई आपको झज्जर में बेचेगा, कोई आपको गोवा में बेचेगा, कोई आपको कहीं बेचेगा। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, पहली बात। दूसरी बात मैम, अगर आप एंड यूज़र हो, खासकर अगर आप 2 करोड़ या उससे नीचे की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, तो प्लीज आप क्रैश का वेट मत करो, बिकॉज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के रेट कम नहीं होंगे। एग्जैक्टली। ये जो रेट कम होंगे वो 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी में होंगे। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, ऑलरेडी हो गई है। लेकिन जो आदमी आज ये मेरे से बात करता है कि यार ये 2 करोड़ का फ्लैट है, जिस दिन ये 1.5 करोड़ का आएगा मुझे फोन कर देना, तो वो मुझे लगता है कि वो कभी नहीं होने वाला। और बिल्डर्स से मैं, आपका मैम बहुत बड़ा चैनल है, इतने लोग आपको देखते हैं खासकर इंस्टाग्राम पे, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ 6, 7, 8 नंबर का भी जूता बनाओ, सिर्फ 9 और 10 नंबर का मत बनाओ। मिडिल क्लास के बारे में भी सोचो। गुड़गांव में आज भी बहुत डिमांड है, गुड़गांव बहुत एस्पिरेशनल सिटी है, बहुत लोग यहाँ रहना चाहते हैं। साउथ दिल्ली हो या वेस्ट दिल्ली हो, सब जगह के लोग गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स है, वाइब है, सब कुछ है। जैसे आपने बोला, वी जस्ट नीड कि यार जो यहाँ की जनता की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यार आप 2-2.5 करोड़ के फ्लैट लाओ गुड़गांव में। अभी भी फ्लैट बिकेंगे। मेरे को लगता है कि गुड़गांव का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट हाँ, आने वाले टाइम में कुछ बिल्डर जरूर डूबेंगे, 5 करोड़ प्लस वाले जो नहीं बना पाएंगे 40-40 माले की बिल्डिंग। और आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स जिन्होंने लालच में 10-10, 20-20% पैसे देके अलग अलग प्रोजेक्ट में EOI ले रखे हैं, पर्चियां ले रखी हैं, और अब वो पर्चियां बिक नहीं रही, तो ये पर्चियों बेचने के टाइम पे काफ़ी ब्लीडिंग होगी, और उस टाइम पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बायर्स के लिए डिस्ट्रेस डील्स में बनेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बट मुझे आपके साथ बात करके सच में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। होपफुली कभी हम भी आपको बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट पे। और मतलब थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई बिलीव आपको हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगेगी और रियल स्टेट का ये एक्सरे आपको अच्छा लगेगा। एंड हमने बहुत कोशिश करी है आपको ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ बताने की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम अभय जी को दोबारा भी बुला सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में #अभय रेकी और #इंदु दहिया लिखोगे तो। थैंक यू सो मच।